हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ इंटरेस्टिंग। और हम डिस्कस कर रहे थे सीपीसी, और सीपीसी में से हमने डिस्कस कर लिया था कि प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव राइट्स क्या होते हैं, क्या डिफरेंस है, क्योंकि सीपीसी में पी आता है, सिविल प्रोसीजर कोड। तो आज हम डिस्कस करते हैं इसके सेक्शंस और ऑर्डर्स। पहले तो डिस्कस करते हैं ये इसका रीज़न क्या है ऐसे बनाने का। तो देखिए, रीज़न ये है, पहले इसको डिलीट कर लेते हैं। रीज़न ये है कि जो सीपीसी है उसमें सेक्शंस आते हैं, ठीक है। सेक्शंस बेसिकली डील करते हैं राइट्स से, जो बेसिक चीज़ें हैं, और ऑर्डर्स जो हैं वो प्रोसीजर्स के चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल, जो राइट है, जैसे अपील करने का आपका राइट है, अपील करने का आपका राइट है, रिव्यू आपका राइट है, ठीक है। हो सकता है ये 30 डेज़ हो, 40 डेज़ हो, किसी कुछ भी जो इसमें लिखा होगा 60 डेज़ हो, तो ये सब चीज़ें इसमें दी हुई हैं, ठीक है। और जो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 96 सेक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और ऑर्डर्स में क्या है, ऑर्डर एक अपील शायद 41 में आता है, ऑर्डर, तो ये भी, इसमें भी अपील आता है, ऑर्डर्स में भी अपील टॉपिक आता है, सेक्शंस में भी टॉपिक आता है, लेकिन आप देखेंगे दोनों का नेचर बिल्कुल अलग है। जैसे आप देखेंगे, जैसे एक चीज़ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक सेक्शन 9 है, सेक्शन 9 है, ठीक है, ये सेक्शन में आ रहा है, ये ऑर्डर्स है, ठीक है। सेक्शन 9 बोलता है कि आपका अगर सिविल राइट, अगर कुछ भी इन्फ्रिंज होता है या टूटता है आपका सिविल राइट, जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी से को पैसा दिया तो वो नहीं लौटा रहा, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, तो आप क्या है, आपका राइट है कि आप सूट फाइल करेंगे, सेक्शन 9 बोलता है। तो ये एक राइट है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड आपके चीज़ें दी हैं, फिर अपील का राइट दिया हुआ है। ये ऊपर वाली चीज़ें, प्रिंसिपल्स वाली चीज़ें हैं, ठीक है। आप अपील कर सकते हैं, आप रिवीजन कर सकते हैं, है ना। ये सब चीज़ें आपके दी हुई हैं सेक्शंस में। सेक्शन शायद 158 कुछ ऐसा कुछ सेक्शंस है इसमें, ठीक है। बहुत सारे हैं, जैसे आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपके क्या राइट हैं, है ना। गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आपने कुछ गुनाह किया तो आपको 2 मंथ का नोटिस मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ये सेक्शंस में दी हुई हैं, ठीक है, सेक्शंस वाले चीज़ों में। ऑर्डर्स में क्या दिया हुआ है, ऑर्डर्स में दी हुई हैं, ऑर्डर्स में भी अपील है, इसमें भी अपील है, इसमें भी अपील है, सेक्शंस में भी अपील। और लेकिन अपील, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर लेते हैं हम 678, ये प्लान से रिलेटेड, ये सूट है ना, सूट से रिलेटेड है। अब सेक्शन 9 जो है, सेक्शन 9 जो है ये भी सूट वाला है, लेकिन ये 678 ये भी सूट वाले है, लेकिन इसमें आपका ये दिया हुआ है कि प्लेंट आपको कैसे फाइल करना है, आपको क्या क्या लिखना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर कोई सूट फाइल करते हैं, प्लेंट फाइल करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको अपने आपके जो बोलते हैं कि कॉज ऑफ एक्शन, किस कारण से आपने उसको सूट फाइल किया, वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ऐसे कुछ भी नहीं, मतलब वो क्लियर होना चाहिए कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है। तो वो दिखना चाहिए, आपके सेट ऑफ होने चाहिए, और आपके जो यूँ कहें कि क्या कहते हैं उसको, अगर आपने इश्यूज़ जो बनाए हैं, जो इश्यूज़ आपने जो, हाँ, जैसे आपने अगर कुछ इश्यूज़ बनाए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपको सभी को एक ही प्लेंट में आपको लिख के रखना। आप, ऐसा नहीं है कि ये सूट अगर आपने फाइल कर दिया, फिर अगले सूट में आप उसी से रिलेटेड दूसरा जो उससे इशू रिलेटेड, मान लीजिए रेंट का है तो आप रेंट का अलग से सूट फाइल करेंगे। तो ये सब प्रिंसिपल्स हैं, ये सब प्रिंसिपल्स हैं। आपको एक साथ कॉन्ट्रैक्ट और रेंट, अगर उस केस में आपको कॉन्ट्रैक्ट का भी इशू बन रहा है, रेंट का भी इशू बन रहा है, और थर्ड किसी चीज़ का इशू बन रहा है, तो सबको आपको एक ही साथ आपको सूट में फाइल करना है। ऐसा नहीं कि आप अलग अलग करेंगे, क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होता है। ये रीज़न है, टाइम वेस्ट होगा, कोर्ट का बर्डन। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं ऑर्डर्स डील करती हैं। और ऑर्डर कौन सा है, वो ऑर्डर है 7, क्या कहते हैं, 7 है, 8 है, 6, 7 है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब डील करती हैं। और सेक्शंस क्या है, सेक्शंस में आपके राइट्स दे दिए गए हैं। जैसे आपका सूट फाइल करने का राइट 9 सेक्शन में दिया, और क्या क्या में आप सूट नहीं फाइल कर सकते वो भी दिया हुआ है, ठीक है। एंड आपके अपील का है, अपील के 96 में है, ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं। एंड ऑर्डर्स, तो ये बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। ऑर्डर्स इज़ अबाउट हाउ
देखिए अब एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे आपका किसी ने ज़मीन हड़प ली, ज़मीन हड़प नहीं, ज़मीन में आपके कुछ बनाने लगा, कंस्ट्रक्ट, ये ज़मीन है आपकी, इसमें किसी ने कब्ज़ा कर लिया और इल्लीगल कंस्ट्रक्शन करने लगा जबकि ज़मीन आपकी थी। तो ऑब्वियसली ये आपका राइट है, आपकी ज़मीन है तो भैया आप बनाओगे ना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ए हो और बी हो, आप, आपका भाई है, दोनों की ज़मीन है, तो इसमें तो आपका अधिकार है ना, सिविल राइट आपका है कि आप इसमें घर बनाएं, है ना। और किसी और ने बना दिया, किसी और ने बना दिया तो ये तो गलत बात है ना। तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो ये आपका सब्सटेंटिव राइट है जो वो इन्फ्रिंज कर रहा है ये आदमी, आपका अधिकार है भाई कि आप इसमें अपना घर बनाएं। तो ये जो चीज़ें हैं, सूट फाइल करने का जो सब्सटेंटिव राइट है वो किस में दिया हुआ है, सेक्शंस में दिया हुआ है। ऑलराइट, सेक्शंस ये प्रिंसिपल डिफाइन करता है कि आप सेक्शन 9 वो भी कि आप उसको सूट फाइल करेंगे। ऑलराइट, और फिर इसके लिए अलग से बहुत सारी अलग लॉज बनी है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वो सब आप यूज़ करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, बहुत ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये सब चीज़ें हैं, रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये सब आप यूज़ करेंगे, ठीक है। और सीपीसी में क्या है, आपका सूट फाइल करने का राइट है। तो फिर यहाँ आपका सब्सटेंटिव राइट अराइज़ हुआ, लेकिन आपका राइट अराइज़ हुआ तो आप उसको, आपको पता, आप उसको कैसे करेंगे, ठीक है, आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या यूज़ होगा, उसके लिए आपका यूज़ होगा ऑर्डर्स। ऑर्डर क्या है, आपके प्रोसीजरल राइट्स हैं। ऑर्डर क्या है, आपके प्रोसीजरल राइट्स हैं, जिसमें क्या बोलता है कि आपको कुछ ऑर्डर 4 हैं, 4 में ही शायद कैसे आपको मतलब आपका सूट फाइल करने का आपका अधिकार है, ठीक। अब उसको कैसे फाइल करेंगे, उसके प्रिंसिपल्स ये, आपने सूट फाइल किया उसमें आप क्या क्या लिखेंगे, प्लीडिंग्स, ठीक है, उसमें प्लीडिंग सूट में आप क्या क्या लिखना मेंशन है, ये सब रूल्स हैं। तो आपको अपना सब्सटेंटिव राइट को एग्जीक्यूट करने के लिए भी उसका एक प्रोसीजर है, ठीक है, वो सब इसमें दिया हुआ है। जैसे आप क्रिमिनल में पढ़ेंगे, क्रिमिनल भी आप अगर पढ़ेंगे तो क्रिमिनल में क्या है, क्रिमिनल में आपके जो हैं आईपीसी में आपके राइट्स दिए हुए हैं, मतलब क्राइम्स दिए हुए हैं कि आपके साथ चोरी हो गई, मारपीट हो गई। लेकिन सीआरपीसी जो है, सीआरपीसी जिसको आज बीएनएसएस बोला जाता है, उसमें पूरा दिया हुआ है कि आपको एफआईआर फाइल करना है, आपको पुलिस के पास जाना, पुलिस ने नहीं लिया है तो आप एसपी के पास भी जा सकते हैं, एसपी ने नहीं लिया तो आप मजिस्ट्रेट के पास भी जा सकते हैं डायरेक्टली टू लॉज अ कंप्लेन, है ना। एफआईआर इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग बिकॉज पुलिस इज़ मोस्ट अंडर द विसिनिटी, मतलब वो सबसे क्लोजेस्ट है, आप पुलिस स्टेशन आपके आसपास कहीं ना कहीं रहता है। कोर्ट दूर में हो जाएगा, वो कोर्ट क्योंकि ये शहर में एक ही होता है, हो सकता है आपके घर के दूर हो, ठीक है। मैजिस्ट्रेट का जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी है वो एक जगह नहीं रहता है, मतलब हर जगह नहीं रहता है। तो सबसे क्लोजेस्ट क्या रहता है, पुलिस। ऑलराइट, तो ये है जिस तरह से सीआरपीसी बताता है कि आपको कैसे अपना, अब आप मार नहीं सकते ना, जैसे आपको किसी थप्पड़ मारा या आपके किसी ने पैर में खून निकाल दिया तो आप उसको सीधा मार नहीं सकते, आप सीआरपीसी को फॉलो करेंगे। सीआरपीसी को कैसे फॉलो करेंगे, एफआईआर करेंगे, ठीक है, एसपी के पास जाएंगे, मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, किसी के पास भी जाएंगे। ऑलराइट, तो ये होता है इसका मकसद प्रोसीजरल राइट्स का। प्रोसीजरल राइट का यही पर्पज़ है कि सब्सटेंटिव राइट को किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाए। अब हम चलते हैं ऑर्डर 1 में, ओके, ऑर्डर 1 में आते हैं और इसके कंसेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, मुझे मालूम भी नहीं कितने रूल्स हैं, लेकिन काफ़ी रूल्स हैं, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके हम इसके रूल्स को डिस्कस करते हैं, जिससे आपको क्लैरिटी बनेगा कि ये क्यों बने हैं और क्या चीज़ है, क्योंकि ये नाम अजीब अजीब से लगते हैं, ऑर्डर, रूल्स, ये वो करके, ठीक है। अब देखिए ऑर्डर्स में ऑर्डर 1 ये बोलता है सीपीसी का कि आपको, ऑर्डर 1 ये बोलता है कि जो हमारे कौन कौन प्लेंटिफ रहेंगे, कौन कौन हु में बी जॉइंड एज प्लेंटिफ, ठीक है। तो ये प्लेंटिफ, एक जैसे मैंने आपको एक ज़मीन का एग्जांपल दिया था, ज़मीन है, आप दोनों की ज़मीन है, उसमें कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो ए और बी अगर आपका भाई है तो आप दोनों प्लेंटिफ बन सकते हैं, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप ही को बनना है, क्योंकि अगर ज़्यादा बनोगे तो ज़्यादा हेल्प, ये ज़्यादा सुविधाजनक हो जाता है ना, कि कोई भी पार्टी का जो कोई भी आपका है उस सूट का रिलेटेड वो आपकी तरफ से एविडेंस दे देगा, है ना, लाइक दैट। तो ये है, ठीक है। अब इसमें ये है कि हाँ, तो इसमें ये कह रहा है कि पार्टीज़ बहुत सारी हो सकती हैं, एक हो सकता है, 2 हो सकता है, जितने भी हैं,
ठीक है, कंपनीज भी हो सकती है, लीगल पर्सन बोल सकते हैं, है ना, एक इंसान भी हो सकता है, लीगल पर्सन भी हो सकता है। ऑलराइट, तो ये रूल 1 है, ये रूल 1 है। ऑलराइट, अब चलते हैं रूल 2 की तरफ। अब धीरे धीरे ऐसे ही करते हैं, ये ऑर्डर 1 चल रहा है, अब हम चलते हैं रूल 2 की तरफ। तो रूल 2, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या क्या चल रहा है इसमें। रूल 2 कहता है कि रूल 2 ये कहता है कि जैसे जो कोर्ट का जो पावर है, फॉर एग्जांपल आपके बहुत सारे जो जैसे इश्यूज़ बन रहे हैं उसमें, जैसे कॉन्ट्रैक्ट का इशू बन जा रहा है आपके केस में, है ना, लैंड के केस में, टीपीए का बन जा रहा है, और बहुत सारे हो। तो इन अगर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो कोर्ट को राइट होता है कि ट्रायल को सेपरेट कर ले, अलग अलग इश्यूज़ के लिए सेपरेट कर ले, लेकिन वो कोर्ट का राइट होता है। ऑलराइट, तो ये होता है। तो ये सब ऑर्डर 1 में क्या क्या हो रहा है। ऑर्डर 1 में ये हो रहा है कि जो हमारे जो कोर्ट में किस किस तरह से काम चलेगा, आप अपना राइट को कैसे कैसे किस किस तरह से एग्जीक्यूट होगा आपका राइट, वो चीज़ बता रहा है। अब जैसे रूल 3 है, रूल 3 में ये बोल रहा है कि डिफेंडेंट कौन कौन ज्वाइन होंगे, डिफेंडेंट कौन कौन ज्वाइन होंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंडेंट आपने एक, अब जैसे कब्ज़े का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर किसी ने कब्ज़ा किया है तो 3 लोगों ने हेल्प किया है, तीनों को बना देंगे डिफेंडेंट, है ना, तीनों को डिफेंडेंट हम बना देंगे कि तीनों ने, आपको अगर डाउट है तो आप तीनों को बना देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि इनके ऊपर कोई जाति होगी, लेकिन ये है कि आपको अगर डाउट में तो भी आप तीनों कर दें। फिर वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि किस किस को हटाना है, किस किस को नहीं हटाना है। किसी को ज़बरदस्ती यातना नहीं दी जाती है, मेंटल यातना, ठीक है ना। अब जैसे अब ये तो रूल, कौन सा रूल हो गया, ये रूल 3 तक हो गया। अब रूल 4 हो गया। रूल 4 ये बोलता है कि अगर मान लिया जाए, जैसे पिछले एग्जांपल में हमने दिया कि 3-4 डिफेंडेंट है, 4 डिफेंडेंट है ना, 3 डिफेंडेंट है, तो हो सकता है कि एक को क्लियर कर दिया जाए, है ना, एक को छोड़ दिया जाए, तुम्हारा सबूत मिला नहीं, तो हो सकता है दो के खिलाफ वो हो जाए, क्या कहते हैं, सूट डिसाइड कर दिया जाए, उनको कंपनसेशन दे दें बोल दिया जाए, है ना, या उनको हटाने बोल दिया जाए, इस तरह का। ठीक है, हो सकता है। तो इस तरह के, मतलब जो चीज़, मतलब तीन लोग हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तीनों के खिलाफ एक ही डिसीजन आएगा। ओके, तो कोर्ट अपना हिसाब करेगा, अपना जो कहते हैं कि जुडिशियल थिंकिंग, जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा, और जिसके खिलाफ जो लायबल है उसको दिया जाएगा। ऐसे नहीं ज़बरदस्ती किसी को भी कुछ भी कर दिया जाए, है ना। अब ऑर्डर 5 क्या कहता है, रूल 5, ऑर्डर 1 का रूल 5 ये कहता है कि फ्लेक्सिबिलिटी होगी। इसको अगर मैं रूल 5 ये कहता है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बात करता है कि अगर मान लीजिए जाए बहुत सारे डिफेंडेंट हैं तो सबके अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग रूल्स हो सकते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक कब्ज़ा कर रहा था, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया, और दूसरा उसको हेल्प कर रहा था, ठीक है ना। तो दोनों के रूल्स अलग हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं, कोर्ट ये कर सकता है कि कंपनसेशन देने के लिए जो ज़्यादा वायलेंट हो, या ज़्यादा वो उसको कब्ज़ा करने वाले को जो ज़्यादा वॉलंटरली हो, जो ज़्यादा एग्रेसिव हो, उसको कंपनसेशन देने के लिए लायबल ठहरा दे, और जो हेल्प कर रहा था उसको छोड़ दे। तो ये ऐसा नहीं है कि हर किसी को एक ही तरफ से देखा जाएगा, एक ही नज़र से देखा जाएगा। वो प्रूफ्स और एविडेंसेस के आधार पर वो डिसाइड करेगा कोर्ट, ठीक है। अब ये तो रूल 5 हो गया। रूल 6 थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में स्पेसिफिकली बात करता है। ये बात करता है कि मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। जैसे 3 लोग मिलकर कभी कभी ना लोन ले लेते हैं, 3 लोग मिलकर लोन ले लेते हैं, तो तीनों को लायबल बना दिया जाएगा। फिर वो लोग तीनों एक दूसरे के लिए, मतलब तीनों एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। जैसे बोलते हैं ना हम लोग गारंटर वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ होता है, गारंटर, श्योरिटी, ऐसा वैसा करके। तो ये जो तीनों है ना, तीनों को ही वो बना देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड एक रूल है। और 7 रूल ये कहता है, कोई डाउट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी इतना, देखिए रियल लाइफ सिनेरियो इतना रियल तो होता नहीं है ना, इतना क्लियर तो होता नहीं है। तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि हम जब डाउट होता है तो सबको पार्टी बना दीजिए। जैसे कभी कभी बिल्डर होता है ना, कॉन्ट्रैक्टर, अब हमको डाउट होता है
तो उसके कॉग्निजेंस में, उसके नोटिस में लाने के लिए कि क्या चल रहा है, ताकि केस अच्छे से क्लैरिटी से खुले और सबको पता रहे और सब अपने अपने पक्ष रखें, तो ये बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर, सबको नोटिस दे दिया जाएगा, सबको पार्टी बना दिया जाएगा, और जो भी रिजल्ट में जो भी लायबल होगा वो कंपनसेट करेगा या जो उसका भुगतान करेगा। ठीक है, केस का जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी केस में, वो डिसाइड करके वो हुआ जाएगा। लेकिन सबको पार्टी बना दिया जाता है, और ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती बना दिए तो उसका पैसा, उसको खर्चा ज़बरदस्ती हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्ट्रैक्टर ज़बरदस्ती इसको बुला लिया गया तो उसको बाद में कंपनसेट भी किया जाता है कोर्ट की तरफ से। कौन करता है? जो पार्टी रहता है वो करता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं। एंड 8 जो है, 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक मोहल्ला, रिप्रेजेंटेटिव सूट्स, एक मोहल्ला जिसमें 100 लोग रहते हैं, तो मोहल्ले की कोई फॉर एग्जांपल एक मोहल्ला है, मोहल्ले के पास में एक फॉर एग्जांपल एक रिसाइकलिंग वाली जो होती है ना, डस्ट कचरा को जो रिसाइकल करती है, तो वाली प्लांट लग गई और बदबू बहुत आ रही है, तो बदबू आ रही, तो ये लोग क्या करते हैं कि इतना पास में ये प्लांट क्यों लगाया गया है, लोग सूट फाइल करते हैं। तो 100 लोग, 1000 लोग हैं, तो उनके बदले में एक आदमी चला जाता है। ठीक है, उसको रिप्रेजेंटेटिव सूट बोलते हैं। और इसमें और भी कुछ रूल रहते हैं कि सबका साइन ज़रूरी रहता है, सबको नोटिस देना ज़रूरी रहता है, ऐसा कुछ रहता है इसमें रूल, वो बाद में देखेंगे। लेकिन ये रिप्रेजेंटेटिव सूट यही होता है, ठीक है, कि एक आदमी सबका रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड देन उसके बाद हमारे पास 6, 7, 8 हो गए। और एक जो रूल होता है वो क्या होता है, हाँ 9 वाला भी इम्पॉर्टेंट है। जो 9 है, 9 रूल, ऑर्डर 1 का 9th रूल, अभी ऑर्डर 1 ही चल रहा है। ये होता है मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर, मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर। तो इसमें ये होता है कि मिस जॉइंडर चल जाता है, इन द सेंस कि जैसे एक केस हो रहा है ना, एक केस हो रहा है, अब उसमें जो नेसेसरी पार्टी है, बहुत नेसेसरी पार्टी है, जैसे मान लीजिए जिससे पैसे चुकाने, जिससे पैसे निकलवाने हैं, वो नेसेसरी पार्टी हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी ने लोन लिया, अब तुम उसके नौकर को तुम कर दिए, उस नौकर के तुम उसको पार्टी बना लिए, तो वो मिस जॉइंडर हो गया। लेकिन जिसको पैसे चुकाने हैं वो नेसेसरी पार्टी, क्योंकि वही देगा, क्योंकि उसी से कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसको मिस करना, उसको बोलते हैं नॉन जॉइंडर। ठीक है, ओके, तो ये ज़रूरी, ये कभी मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मिस जॉइंडर अब माफ़ हो जाता है। ठीक है, अगर ठीक है वो अगर आ गया पार्टी में तो उसको हटा दिया जाएगा, लेकिन नॉन जॉइंडर अगर हो गया तो फिर शायद केस को डिसमिस कर दिया जाता है, या इस तरह से कोर्ट एक्शन लेता है। ठीक है, तो ये नेसेसरी पार्टी नहीं है, तो फिर कैसे काम बनेगा। ठीक है, तो ये 9th रूल हुआ। तो 10th रूल है, सॉरी हाँ, तो 10th रूल है कि ऐड और रिमूव करना। ठीक है, ऐड रिमूव क्या होता है? ऐड रिमूव ये होता है कि जो कोर्ट जो होता है वो किसी भी पार्टी को ऐड कर लेता है, रिमूव कर देता है उसकी केस की ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, गलत कंपनी को तुमने पार्टी बना लिया, तो कंपनी के वो क्या करती है, कोर्ट को अगर उस लगता है कि गलत कंपनी को और ऐड कर दिया पार्टी, तो सही कंपनी को बुला लेता है और उसको रिमूव कर देता है पुरानी वाली को। एंड दिस इज़ द लास्ट रूल। उसके बाद ये लास्ट रूल कौन सा है? लास्ट रूल है 10A तक जाता है ये शायद। ऑलराइट, 10A है। 10A रूल जो है ऑर्डर 1 का, ये कहता है कि एडवोकेट की ड्यूटी होती है, है ना, एडवोकेट की ड्यूटी होती है कि नाम करेक्ट रखे। वो मतलब जो पार्टीज़ हैं उनके नाम वो इस तरह से पता करे, हर चीज़ों का, है ना, पता परख कर ले, उसके बाद वो पार्टीज़ को ऐड करे, डिफेंडेंट को ऐड करे, इस तरह से, है ना। तो एडवोकेट की भी ड्यूटी होती है। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं ऑर्डर 1 में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, ऑर्डर 1 में एक बार और देख लेते हैं। ऑर्डर 1 में क्या हो रहा है कि प्लेंटिव जो है, अब एक बार एक शॉर्टकट देख लेते हैं। ऑर्डर 1 में क्या हो रहा है कि प्लेंटिव्स कितने सारे हैं, वो जो अफेक्टेड प्लेंटिव्स है उनको जोड़ा जा रहा है। 2 में क्या हो रहा है, सॉरी रूल 1 में, ठीक है, ऑर्डर 1 के रूल 1 में। और रूल 2 में क्या हो रहा है, सेपरेट ट्रायल कोर्ट कर सकता है अगर उसको लगे तो। 3 में क्या हो रहा है, रूल 3 में क्या हो रहा है, डिफेंडेंट, जैसे ये 1 और 3, जैसे 1 में प्लेंटिफ ऐड होता है वैसे इसमें डिफेंडेंट बहुत सारे ऐड हो सकते हैं। 4 में क्या हो रहा है, डिफरेंट रिजल्ट आ सकता है। ओके, डिफरेंट रिजल्ट आ सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर तुमने किसी को पार्टी बना दी है तो भैया उसको
उसको पेल दिया जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और 5 में क्या हो रहा है, 5 में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी वाली चीज़ बता रही है कि जिसके हिसाब से मतलब जो आदमी लायबल है ना, उसी पे जाएगी, उसी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी, है ना। तो रोल के हिसाब से वो चीज़ देखा जाएगा, ठीक है, उस हिसाब से कंपनसेशन डिसाइड किया जाएगा जो भी, ठीक है। एंड 6th में क्या हो रहा है, 6th में हो रहा है कि हाँ वो एक तरह से उसी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, ये 1 और 3 जैसा ही है, 1 और 3 जैसा ही है, कुछ है कि एक कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे लोग पार्टी हैं, तो क्या करेंगे कि सबको बना दिया जाएगा, ठीक है, सबको प्लेंटिफ या डिफेंडेंट बना दिया जाएगा। 7 क्या हो रहा है, डाउट है कि कौन रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो हो सकता है ठेकेदार और कॉन्ट्रैक्टर, मेन जो है कंपनी, सबको बना दिया जाए। तो डाउट होने पे बहुत लोगों को बना दिया जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि नुकसान करने के लिए, लेकिन बना दिया जाता है। रिप्रेजेंटेटिव सूट, मैंने बताया कि कॉलोनी में 1000 लोग हैं तो एक को बना दिया जाएगा। 9 क्या कहता है, 9 कहता है मिस जॉइंटर और नॉन जॉइंटर, मैंने आपको बता दिया। 10 क्या कहता है, 10 ये कहता है कि ऐड और रिमूव जो करना है पार्टीज़ को कोट कर देता है। 11 क्या कहता है, 11 कहता है कि 11 नहीं 10 ए कहता है कि जो एडवोकेट की ड्यूटी है वो क्या करेगा, एडवोकेट हमारा एडवोकेट क्या है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो सही और गलत पार्टी को परख के वो उसको जोड़े, ऑलराइट। ऐसे ज़बरदस्ती किसी का हरासमेंट नहीं करना, नहीं तो सबके खिलाफ एक्शन हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो रीजनेबिलिटी मेंटेन किया जाता है। तो ये समझ में आ गया कि ऑर्डर 1 क्या है, ये पार्टीज़ का प्रिंसिपल्स बता रहे हैं कि कैसे पार्टीज़ जुड़ेंगे, क्या होगा, है ना, पार्टीज़ को ध्यान से जोड़ना है, ऐड और रिमूव कर लेना है ना। तो ऑर्डर 1 में ये हो रहा है कि क्या पार्टीज़ के बारे में, कि रिप्रेजेंटेटिव भी कोई हो सकता है ना, डिफेंडेंट को भी, बहुत सारे डिफेंडेंट को भी जोड़ सकते हैं, सेम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कौन कौन पार्टीज़ बनाए जा सकते हैं ये डिसाइड हो रहा है, ठीक है। क्योंकि भैया स्टार्टिंग पॉइंट तो वही है ना कि पार्टीज़ ही किसको, मतलब ये तो अभी सही और गलत के तो डिसीजन आया नहीं, अभी ये है कि किस किस का राइट, अभी सब्सटेंटिव राइट इन्फ्रिंज हो, उनको जोड़ा जाए, और किसके खिलाफ करना है वो जोड़ा जाए, ऑलराइट। तो ये था ऑर्डर 1। अब ऑर्डर 2 में चलते हैं हम। अब ऑर्डर 2 में क्या हो रहा है, अब पहले वाले ऑर्डर में हमने देखा कि पार्टीज़ क्या क्या होंगी। अब ये जो ऑर्डर 2 है ये बोल रहा है कि सूट जो है वो किस तरह से फ्रेम किया जाएगा। जैसे रूल 1 बोलता है कि तुम भैया पूरा होल क्लेम जितना, अगर उस एक केस है उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट का भी है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट का इशू हो रहा है, एक लैंड का इशू हो रहा है, तो सबको तुम इशू बनाओ। अगर तुम इसको अलग से बाद में तुम फिर लेके आओगे तो कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा। तो ये बोलता है कि होल में करो भैया, फ्रेम अगर करना है तो होल में करो, ऐसे अलग अलग स्प्लिट करके मत करो। उसी में एक साथ डैमेजेस जो करना है कर लो, फिर अलग से बाद में आने मत आना, क्योंकि कोर्ट का टाइम वेस्ट होता है। और दूसरा है जो बार ऑफ स्प्लिटिंग इसको कह सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल 10 लाख का आपने वो कर रहा है, ठीक है, 10 लाख का कॉम्पन, अब ये देखिए ये भी एक तरह से एक ही तरह की बातें कह रहा है। 10 लाख का आपका क्लेम बनता है, लेकिन आपने बोला 5 लाख का क्लेम कर लेता हूँ, अगली बार 5 लाख का कर लूँगा। ऐसा नहीं है भाई, तुम्हारा भले ही राइट है भैया, तुम्हारा 10 लाख का तुमको लेना था, लेकिन तुमने 5 लाख ले लिया और तुम सोचो अरे यार मेरा तो हक है। नहीं, ऐसा नहीं है। कोर्ट के जो टाइम है उसके कॉस्ट पे आप अपना राइट नहीं करेंगे। तो ये होता है प्रोसीजर का महत्व। तो आपने अगर क्लेम करना है तो एक बार में क्लेम कर लो, बार बार स्प्लिट करके नहीं करना। तो बार ऑफ स्प्लिटिंग मतलब ये है कि आपने आपके केस को, कोर्ट तुम्हारा वो नहीं है कि तुम्हारे लिए बैठा हुआ है। सो इट इज़ लाइक दैट, है ना। अब 3 में देखिए, रूल 3 में क्या होता है, मल्टीपल क्लेम्स है। क्लेम्स बहुत सारे मल्टीपल क्लेम्स है ना। जैसे मान लिया इंजंक्शन का क्लेम है, पोजेशन का क्लेम है, डैमेज का क्लेम है ना। डैमेज मतलब तुम्हारा रेपुटेशन डैमेज हो गया, या तुमको पोजेशन चाहिए तो वो वाला क्लेम है। इंजंक्शन का भी है कि दीवार उसको बनाने के लिए रोकना है ना। क्लेम पोजेशन तो कर लिया, उसने हड़प तो लिया, लेकिन आपको क्लेम भी करना भैया कि हमको दीवार मत बनाए। सबको एक साथ डाल दो भैया, क्लेम एक साथ कर दो।
है ना, अलग अलग करोगे तो ये अलाउ नहीं रहता, जनरली अलाउ नहीं रहता। बहुत शायद मेरे को ऐसा लगता है कि स्पेशल, बहुत स्पेशल होता है तब होता है, ठीक है, उसके अलग प्रोविजंस होते हैं। अब सेपरेट ट्रायल्स, है ना, सेपरेट ट्रायल ये नहीं कि आपको सेपरेट ट्रायल अलग अलग, कोर्ट की मर्ज़ी होगी तो कोर्ट आपको सेपरेट ट्रायल अलग अलग अलाउ करेगा, वो तो कर देगा, उसकी मर्ज़ी है। लेकिन आप अगर आपको इस तरह, अगर आपको क्लेम पूरे होल में करना है, प्रॉपर्टी का हो, है ना, प्रॉपर्टी का हो, कॉन्ट्रैक्ट का हो, सबको आपको सबको एक साथ कर देना, तो आप देखेंगे कि ये जो ऑर्डर 2 है ये सूट के बारे में बता रहा है कि आपको किस किस तरह से, आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है अपना सूट को फ्रेम करने के लिए, आपको जिस तरह से मांगना है। तो इसमें एडवोकेट का बहुत बड़ा रोल हो जाता है ना, क्योंकि आम इंसान उतना ज़्यादा जानकार नहीं होता, है, तो ये एडवोकेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आपको ये सब चीज़ें को उसको मालूम रहे और ये सब चीज़ों का ध्यान रहे। तो यही सब में इम्पोर्टेंस आती है एडवोकेट की, है ना, क्योंकि उसे छोटी छोटी चीज़ें मालूम होती है, प्रोसीजर वाली चीज़ें। तो आप देख लीजिए प्रोसीजर कितने वो हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अब थोड़ा सा तो ये तो हो गया हमारा जो क्या कहते हैं ऑर्डर 2। तो आप एक बार और देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2। ऑर्डर 1 में आपने देखा कि पार्टीज़ पार्टीज़ को कैसे, क्या पार्टीज़ को कैसे जोड़ने हैं, कितने सारे होने, ये उसके प्रिंसिपल्स बता रहा है। और ऑर्डर 2 क्या बोल रहा है, ऑर्डर 2 ये बोल रहा है कि आपको जो सूट फ्रेम कर रहे हो उसको आपको किस तरह से फ्रेम करना है ना, अलग अलग नहीं डिमांड करनी है, कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ये सब प्रोसीजरल चीज़ें हैं। ये आपका, भले ही आपका राइट आपका 10 लाख का है, लेकिन आप उसको 5-5 लाख में ले लूँगा ऐसा नहीं बोल सकते। तो प्रोसीजरल राइट भी एक तरह से फिर उसका भी राइट हो जाता है ना। प्रोसीजरल राइट इज़ राइट ऑफ बोथ पार्टीज़, ए और बी दोनों का राइट हो जाता है। एंड सब्सटेंटिव राइट जो है वो एक आदमी का राइट है। आपका जैसे ज़मीन हड़प लिया तो वो आपका राइट है कि भैया मेरा जो कानूनी हक है उस ज़मीन में रहने का वो तुमने छीन लिया। सो इट्स लाइक दैट। अब पार्टीज़, अब इसमें ऑर्डर में क्या पार्टीज़ को कैसे कैसे बनाना है, किस तरह से बनाना है ना, एक साथ सबको एक साथ जोड़ लेना है, रिप्रेजेंटेटिव सूट। तो इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसी आएगी, है ना। तो ये आप देखेंगे कि ऑर्डर 1 पार्टी से रिलेटेड रूल्स बता रहे हैं और ऑर्डर 2 किसके, सूट से सूट को कैसे फ्रेम कर उसके रूल्स बता रहे हैं, तो ये प्रोसीजरल रूल्स हैं। ऑलराइट, अब हम चलते हैं ऑर्डर 3 में। ऑर्डर 3 क्या कहता है, ऑर्डर 3 बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। ऑर्डर 3 इज़ जस्ट सेइंग कि एजेंट्स एंड प्लीडर्स, अब देखिए आपका सब्सटेंटिव राइट आया, आपको किसी ने ज़मीन से धक्के मार के भगा दिया, आप उसको मारेंगे पीटेंगे नहीं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको कोर्ट में जाना है, आप तो या तो सेल्फ जाते हैं, आप खुद से चले जाइए, ठीक है, या एजेंट को पकड़ लीजिए या आप लॉयर को पकड़ लीजिए, लेकिन आपको प्रोसीजर का सम्मान करना है, आपको कोर्ट के प्रोसीजर का सम्मान करना है ना। आप अपने कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकते कि आप ही एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए पुलिस है ना, पुलिस है, कोर्ट्स हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो यही प्रोसीजर का वो होता है। लेकिन लोग गुस्से में आके, जैसे आपको किसी ने धक्का मुक्की किया और आपको बहुत चोटिल कर दिया, तो आप प्रोवोकेशन में जो कर दिए तो वो रिजनेबल होगा तो ठीक है। लेकिन अगर उसको आप बदला पीछे जाके मारने के लिए आप उसे बदला लेने के जाएंगे तो ये ठीक नहीं है। फिर आप ही के विरुद्ध वो कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, उसके खिलाफ तो होगी ही। तो ये सब चीज़ें हैं। तो हाँ, एजेंट्स और प्लीडर्स, तो एजेंट्स और प्लीडर्स में क्या कहता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप, अब हो सकता है भैया आप NRI हैं, है ना, आप रूल 1 ये कहता है कि आप NRI हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो आप एजेंट का यूज़ कर लीजिए, आपकी तरफ से कोई और कर लेगा, आपकी तरफ से कोई और केस करेगा, है ना। आप उसको क्या कहते हैं, उसको हक दे सकते हैं कि आपकी तरफ से वो सूट फाइल करें, ठीक है। रूल 2 ये कहता है
पावर ऑफ अटॉर्नी ऐसा रहता है जैसे कंपनीज रखती हैं कि आपका बार बार कोर्ट कचहरी में आना जाना, तो आप किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं, वो आपकी तरफ से ये इस एक तरह से हक रहता है कोर्ट में प्रेजेंट, मिसयूज़ करने का नहीं, लेकिन आप कोर्ट में मामले को देखने का, समझने का, परखने का, है ना, आपकी तरफ से साइन करने का, ये सब चीज़ें पावर ऑफ अटॉर्नी होती है। ठीक है, तो इस तरह ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं कि आप ही को जाना है। और अगर और थर्ड रूल ये कहता है कि अगर एजेंट चाहे वो पावर ऑफ अटॉर्नी वाला हो या आपका NRI वाला एजेंट हो, कोई भी हो, एजेंट को अगर नोटिस मिला कोर्ट की तरफ से तो आप ही को नोटिस माना जाएगा, तो वो आपकी तरफ से सब चीज़ हैंडल कर सकता है। तो ये रूल दे दिया गया, आपको ईजी बना दिया गया कि आपकी तरफ से कोई कर सकता है। और फोर्थ है वकालतनामा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, मैं भूल रहा हूँ, वकालतनामा। इसमें क्या होता है कि कोई लॉयर होता है आपके बिहाफ में आर्ग करने के लिए वकालतनामा बनवा लेता है। ठीक है, केस में वकालतनामा ऐसा कुछ बनता है, उसमें कुछ साइन होता है वगैरह, और वो आपकी तरफ से लड़ता है, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपका केस है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि आप ही को जाना है। जब तक कोर्ट बहुत स्ट्रिक्ट चीज़ ना समझे, अगर किसी ने आपको आप भाग जाएंगे, ये हो जाएंगे, अगर उसको कोर्ट को डर हो तब तक तो ठीक है, तो आपकी तरफ से लॉयर हमेशा आर्ग कर सकता है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी अपना बिजनेस छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब एजेंट्स और प्लीडर। तो ये देखिए, इसमें देखेंगे ऑर्डर 3 में ये क्या बता रहा है, इसमें आपको प्रोसीजर का राइट बता रहा है कि भैया आप ही को नहीं जाना है, आपकी तरफ से कोई और भी आपको सुविधा दे दी गई है। ठीक है, तो ये हो रहा है ऑर्डर्स में, ये ऑर्डर 3 में हो रहा है। तो बड़ी कठिन चीज़ है और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, लेकिन ये सब हो रहा है। ऑलराइट, अब ऑर्डर 4 देख लेते हैं, ऑर्डर 4 तक देख लेते हैं, ऑर्डर 5 थोड़ा सेपरेट देख लेंगे क्योंकि ऑर्डर 5 थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो ऑर्डर 4 देख लेते हैं। ऑर्डर 4 में क्या हो रहा है, ऑर्डर 4 में, हाँ, ऑर्डर 4 इज़ वेरी स्मॉल। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, सूट तभी बिगिन होता है, जो शुरू होता है जब आप प्लेंट फाइल करते हैं कोर्ट में और वो रजिस्टर हो जाता है। तो ये पहला रूल है और ये 2 रूल, शायद 2 ही रूल है, और फिर रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसका ऑफिशियली कि आपकी शिकायत शुरू हो गई है, आपका जो भी सब्सटेंटिव राइट था वो ऑफिशियल रिकॉर्ड में चला जाता है। पहले ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं गया था, अब ये ऑफिशियल रिकॉर्ड में चला जाता है। ऑलराइट, तो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, तो ये बता रहा है कि ये ऑफिशियली रिकॉर्ड हो गया, आपने प्लेंट फाइल कर दिया, अब ये ऑफिशियली रिकॉर्ड हो गया। मतलब ये रिकॉर्ड अब हर जगह है, हर जगह मतलब कोई भी निकाल सकता है इसको। ऑलराइट, अब तो ये 2 में क्या हो रहा था, फ्रेम ऑफ सूट हो रहा था, आप किस तरह से फ्रेम क्या क्या लिखेंगे उसमें, और ये सूट में आप क्या क्या लिखेंगे ये ऑर्डर 2 में बता रहा था। ऑलराइट, ऑर्डर 1 में पार्टीज़ के बारे में। तो ये सब चीज़ें थी। तो इसी तरह से या इससे और अच्छी तरीके से हम आगे इसको डिस्कस करेंगे CPC को। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। और स्पीड थोड़ी और ज़्यादा अच्छी, लेकिन स्किप नहीं करेंगे, जो हमारे कंसेप्ट्स हैं उसको स्किप नहीं करेंगे, रूल्स स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि वेदर इट इज़ LLB और व्हाटएवर, लेकिन you should be clear about every concepts, क्योंकि ultimately you have to become a lawyer, and you should read the books also, and you should have a good clarity of your concepts as well. So I will try to not compromise on those aspects. So thank you very much for having me till this time. Thank you. We'll see you soon.